नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे बात करते हैं बहराइच हिंसा से जुड़ी खबर यह है कि बहराइच के गुनहगारों का हिसाब होने लगा है। आपको बता दें कि बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। यह मुठभेड़ नानापाड़ कोतवाली के बाईपास पर हुई। आरोपी सरफराज अपने एक साथी के साथ नेपाल भागने की फिराक में था। जिन आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है उनके नाम सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू बताया जा रहा है। वहीं एडीजी अमिताभ यस ने कहा कि मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार शुरू से ही फर्जी एनकाउंटर करा रही है, वे सिर्फ अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। होना चाहिए जिन्होंने रंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जलाकर के खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जलाकर के खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुसकर के औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर में इस प्रकार से रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। क्या उस एनकाउंटर के पीछे कोई ठोस ऐसा सबूत है? क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो उस पर कोई भी वक्तव्य करना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहराइच में जिस प्रकार से कोहराम और बहराइच जल रहा है, लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, माताएं बहनें असुरक्षित महसूस कर रही हैं, प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वहां पर शांति स्थापित करें। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए। इसमें भी मैं कहता हूँ क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। बहराइच में जो हिंसा, आगजनी
और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरा फेल्योर था। और उसके बाद कई घंटे तक बहराइच में आगजनी होती रही। वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया, कस करके वहां पर आग लगी। और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं। तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी गई और पुलिस के अभाव के कारण से ये हिंसा घटना वहां पर हुई। इसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार ताजपोशी हुई है। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल हुए। अनिल विज समेत 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान सैनी की कैबिनेट में जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई, सबको बधाई है। आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी, देश की राजनीति के लिए। क्योंकि आज तक 70 साल पूरे देश को नकारात्मकता के आधार पर ही सरकारें बनती और गिरती रही। कि एक सरकार आई, उसने गलत काम किए और लोग दूसरी को ले आए, फिर उसने गलत काम करे, फिर तीसरी को ले आए। पहली बार है कि सकारात्मकता के आधार पर सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी। ये बहुत बड़ी बात है सारे देश के लिए और देश की राजनीति के लिए। उनको भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होता, लेकिन अब जो है श्रुति आ गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो यहाँ पर जो है सांसद भी रही हुई हैं। बहुत काम उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में करा था और अब जो शीर्ष में नेतृत्व ने उनको ये जो मौका दिया है, ये जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, उसको जो है खूब ईमानदारी के साथ जनहित के काम के लिए, भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना कम है। हमारे बहुत ही ऑनरेबल अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, सैनी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और ऐतिहासिक क्षण है ये, जहां पे लोगों ने लगातार भाजपा को जिताया है। और आज आपने देखा कि उसी तरीके से एक भव्य शपथ समारोह हुआ, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उनके नेतृत्व में तमाम देश भर का नेतृत्व यहाँ पे इकट्ठा हुआ आशीर्वाद देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या गति और रफ्तार माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति की होने वाली है हरियाणा प्रदेश में। कि आज बहुत हिस्टोरिकल डे था। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली हरियाणा में सरकार बनी है, नायब सैनी उसके मुख्यमंत्री हैं और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार तीसरी टर्म रिपीट कर रही है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो कमिटमेंट है और जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसके चलते लोगों ने उनका साथ दिया है। हरियाणा के लोग चाहते थे कि जैसे देश का विकास हुआ है, 10 सालों में हरियाणा का विकास हुआ, वो आगे चले, वो रुके नहीं। हरियाणा का किसान हो, जवान हो, व्यापारी हो,
कर्मचारी हो, सब लोगों ने मोदी जी का साथ दिया है और ये बताता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, यहाँ भी मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ही बनेगी। देखिए, आज मंत्रिमंडल की टीम गठित होगी पूरी। आज ये सरकार का काम टीम वर्क है, सब मिलके काम करेंगे। जो आदेश होगा सीएम साहब का, उसके मुताबिक महकमे की बात तो सरकार जो लौट करेगी वो करेगी। सब नहीं, चलो नाम तो जब घोषणा होती है तभी होता है ना। काफी लोगों के नाम चलते हैं, वैसे फाइनल में पता लगता है बाद में। इतने कम समय में एक इतना विश्वास अपने जैसे अपने भाई और बेटे पर विश्वास करते हैं, इतना विश्वास उन्होंने किया। आज उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का विश्वास है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो हमारे को ये दर्जा दिया है कि भाई हमारे को कैबिनेट में शामिल किया है। ये गोहाना की जनता का ये प्यार, प्रेम और विश्वास है, छत्तीस बिरादरी का विश्वास है। ये देखो, जो तो बाद की बात है, सुनो, ये तो हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस कहती थी गोहाना सोनीपत जिला मेरा गढ़ है। मैंने कहा था गढ़ जनता का होता है, किसी का नहीं, और जनता ने दिखा दिया कि गढ़ किसका है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्री सहयोगी दलों ने भी शिरकत की। पिछले कई वर्षों से इस तरह का एनडीए के मुख्यमंत्रियों का यह पहला सम्मेलन हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा में मिली जीत से भाजपा उत्साहित है। वह अपने सहयोगियों के साथ लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दोनों राज्यों में एनडीए का मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस सम्मेलन की कार्यवाही का मार्गदर्शन किया। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिमम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में कहा कि अभिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि वहां उस आयोजन में भी मैं शामिल हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ शुरू हुई है वो अनवरत जारी है। बिहार के 16 गांवों में जहरीली शराब से अब तक एक महिला समेत 36 लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत हुई। सिवान में 26 और सारण में 10 लोगों की जान जा चुकी है। सिवान में 14 अक्टूबर को मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। सिविल सर्जन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वाले लोगों में छपरा के 8 लोग शामिल हैं। राजद ने सरकार के काम पर तंज कसा है। उनका कहना है कि सरकार अब तक जहरीली शराब पर लगाम नहीं लगा सकी। डीएम मुकुल गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन ने हाई लेवल जांच शुरू कर दी है। निषेध और आबकारी विभाग के अधिकारियों की एक टीम भी मामले की जांच करेगी। जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है। सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4। सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। क्या कहूं, इतना दुर्भाग्यपूर्ण और ये हादसे बार बार हो रहे हैं। संभवतः न जाने कितनी बार आपको भी गिनती याद नहीं होगी कि आप ये सवाल मुझसे पूछते हैं। जिन घरों के चिराग गए
अब कोई व्यक्ति आएंगे और मीडिया को कहेंगे कि को ना छोड़ा जाएगा ना बख्शा जाएगा, रटी रटाई चीजें। ये पूरा एक सिंडिकेट है। ये तो सरकारी आंकड़ा है ना, उससे ज्यादा की खबर है। ये एक सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है शराबबंदी के नाम पर, और उस सिंडिकेट वो बहुत ताकतवर है, रसूखदार लोगों तक पहुंचा। सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब आप कल्पना करके देखिए, रोंगटे सिहर जाते हैं। कहां ले आए हैं? और ये बार बार की छवियां, बार बार। इसलिए लगातार जो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं फल फूल रहा है ये उद्योग के रूप में। इट्स एन इंडस्ट्री। सिंडिकेट जो है ये एक इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया है, सब कुछ अंडरग्राउंड। देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो राहिनीपुर है वहां पर ऐसी घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहां पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहां के एलटीएफ प्रभारी हैं उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश जो कि घोल होता है उसको भी नष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। उनके क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी उस पर जो है लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर के इस पे निगरानी की जा रही। इसमें और अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है मशरक थाना में, जिसमें कि 8 नामजद अभियुक्त हैं और इसमें जो है अन्य अज्ञात अभियुक्त हैं। दुखद है और ये कहा जा सकता है कि जो शराबबंदी की जो नीति नीतीश कुमार की सरकार ने लाया था वो पूरी तरह विफल है। एक तरफ वहाँ शराब को लेकर कई माफिया उभर कर सामने आए हैं और वहाँ शराबबंदी तो हुई नहीं पूरी तौर पर। आज भी वहाँ होम डिलीवरी हो रही है। जो गरीब हैं, जो बेचारे इंग्लिश शराब को की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, वो इसी तरह जो जहरीली शराब है वो पीने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए, शराब पी करके जो लोग जिन लोगों की डेथ हुई दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और कि यूपी में बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया गया। निश्चित है कि शराब बिक रही है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पे लोग पी के डेथ होती थी आज उस पर बड़ा विराम लगा है। तो अब वहां शराब बंद है तो फिर पिए कैसे? सवाल तो सरकार के ऊपर ये भी उठ रहा है कि जब शराब आपने बंद कर रखी है तो शराब मिली कहां उनसे कि वो शराब पी करके उनकी डेथ हुई है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर सियासत गरमाई हुई है। 1991 के बाद कटहरी सीट पर बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। उपचुनाव में भाजपा पूर्व रितेश पांडे पर दाव लगा सकती है। 2024 में रितेश पांडे भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी थे, सपा के लालजी वर्मा से पराजित हुए। भाजपा में रितेश पांडे के नाम का मंथन चल रहा है। अंबेडकर नगर कटहरी सीट पर सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था, लेकिन इससे भी सबसे बड़ी टीस फैजाबाद सीट पर हार की रही। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भाजपा इसके सहारे न केवल यूपी बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में दबदबा बनाना चाहती थी, लेकिन फैजाबाद ही हाथ से फिसल गया। अब इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ढूंढा जा रहा है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बन जाने की वजह से यह सीट खाली हुई। लिहाजा इस सीट पर चुनाव इस लिहाज से रोचक हो गया है कि क्या सपा का दबदबा बना रहेगा या बीजेपी को कुछ राहत मिलेगी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हर कोई मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बारे में जानना चाहता है। आखिर किसके सिर बंधेगा ताज, किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता करेगी मतदान।
रायबरेली में सीआईएसएफ फिजिकल परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। पकड़ा गया परीक्षार्थी रूप सिंह है, जबकि आगरा में आयोजित हुई लिखित परीक्षा के दौरान मुकेश कुमार अपीयर हुआ था। सीआईएसएफ ने परीक्षार्थी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि रूप सिंह और मुकेश कुमार के बीच कौन असली अभ्यर्थी है और कौन मुन्ना भाई। मामला ऊंचाहार थाना इलाके में स्थित एनटीपीसी का है। यहां आगरा में आयोजित हुई सीआईएसएफ जवान भर्ती की परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल हो रहा था। उसी दौरान मुकेश कुमार पर सीआईएसएफ अधिकारियों ने पूछताछ की तो वह घबरा गया। अधिकारियों ने गहनता से जांच की तो आगरा में रूप सिंह की जगह मुकेश कुमार का परीक्षा देने का मामला सामने आया। सीआईएसएफ ने अभ्यर्थी को ऊंचाहार पुलिस के हवाले कर दिया है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र से एक युवक का बदमाशों ने उसके घर से अपहरण कर लिया। युवक को घर के बाहर से सबके सामने कार में जबरन डालकर ले गए। वहीं सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और 112 नंबर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक को अपहरणकर्ता कहां लेकर गए हैं, कोई जानकारी नहीं लग पा रही। पुलिस पूछताछ में अब तक पता चला है कि उम्रदराज सरदना निवासी गुलफाम की डेयरी पर काम करता था। उसने पिछले दिनों गुलफाम से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वो चुका नहीं रहा। गुलफाम बार बार रकम मांग रहा था, लेकिन उम्रदराज ने पैसे नहीं दिए। गुलफाम खुद भी बदमाश है। वहीं मोहसिन की भी हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया है। जिन लोगों ने उठाया वो भी बदमाश है। गुलफाम ने ही अपने लोगों से उम्रदराज को उधार न चुकाने के कारण उठवाया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।